देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। आधार कार्ड संभवतः विश्व का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक पहचान पत्र सिस्टम बन गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण ने अब तक लगभग 82 करोड़ आधार कार्ड जारी किए हैं। आंकड़े बताते हैं कि आधार कार्ड के लिए नामांकन कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और आधार के लिए हर माह लगभग 2 करोड़ नामांकन हो रहे हैं। कई सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ा गया है। कुछ सरकारी सहूलतों के बारे में ये कहा गया है कि आधार के बगैर इनका लाभ नहीं लिया जा सकेगा। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मजबूरी को खत्म करने के पक्ष में अपनी राय दे दी है। आधार कार्ड की व्यावहारिकता को लेकर दो स्पष्ट राय हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ इसके विरोध में हैं। निजता और सुरक्षा को लेकर कुछ लोग सड़क से लेकर अदालतों तक आधार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने तो इसे देश की सुरक्षा के लिए भी सही नहीं बताया था। क्या है आधार कार्ड की असलियत और कितना जरूरी है ये आम आदमी के लिए, यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ भाग ले रहे हैं पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यन, वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार, किरण भट्टी साहब सीनियर फेलो हमारे साथ हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इंडिया, और मनीषा प्रियम हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले टीएसआर सुब्रमण्यन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आधार कार्ड एक बड़ी सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है और आज ये खबर आई है कि अब तक 82 करोड़ लोग, बहुत बड़ी तादाद है, 3/4 से भी ज़्यादा आधार के लिए अपना नामांकन करा चुके हैं। किस रूप में देखते हैं आप, कितनी सफलता है ये और इससे क्या क्या लाभ होने की उम्मीद है? देखिए, इंडिया में तब 15 या 20 अलग अलग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स पहले से रहे हैं। कंफ्यूजन बहुत रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी जब था 90s में, तब भी मैंने कहा कि एक ही चाहिए, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर नेपाल वगैरह से क्रॉस करके आते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज वहाँ आते हैं, तो इंडियन सिटीजन्स के लिए आपका एक अलग कार्ड चाहिए जो आइडेंटिफिकेशन तुरंत हो जाए। उस समय टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था जो अब अवेलेबल है। मैं भी क्रिटिक था करीब 3-4 साल पहले तक, लेकिन अभी 2-3 साल में मुझे उसको डिटेल देखने का मौका मिला। आपका नजरिया बदला? हाँ, बदला है। मैं समझ रहा हूँ मेनली ये है कि देहात में जब मनी ट्रांसफर्स होते हैं, बैंक ट्रांसफर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नरेगा जो भी योजना हो, तो ज़बरदस्त 30, 40, 50, 60% लीकेज हुआ करता था। अब ये आने के बाद जहाँ जहाँ नए मशीन्स भी आ गए, जो मशीन में आप पंच इन कर सकते हैं नंबर को, आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। मैं क्रिटिसिज्म अलग है, उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं पॉजिटिव चीज़ें कह रहा हूँ। मेरा व्यू ये है कि नंबर 1, एक यूनिक सिस्टम जो भी नाम हो वो होना चाहिए, और उसके साथ हो या ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनका आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो जाता है। आम तौर पे बूढ़े लोग, अनपढ़ लोग, उनके लिए एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम अनिवार्य है। सब लेके अच्छा है। मैं आता हूँ आपके पास में। मनीषा प्रियम जी, आप सुन रही हैं इस चर्चा को। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आधार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप इसे एक सक्सेस स्टोरी मानती हैं? देखिए, आवाज आपकी टूट के आ रही है, लेकिन राय का जहां तक सवाल है, एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है अब ये दिख चुका है कि राजनीतिक परिवर्तन, बिल्कुल इतना जोर का परिवर्तन नहीं, प्रत्यावर्तन हुआ, किंतु ये स्कीम जो है वो मुकम्मल दिखती है पिछले सरकार के पास भी और इस सरकार के पास भी। और कहीं ना कहीं ब्राजील वगैरह में जो सोशल प्रोटेक्शन की जो पॉलिसीज थी वो अगर बेहतर तरीके से चल पाई, कैश ट्रांसफर की जो पॉलिसीज थी, तो उनका आधार कॉमन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स का बनाया जाना, पूरे सिस्टम का एक इलेक्ट्रॉनिक पाथवे पे होना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण थे। तो भारत में किसी भी सरकार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे हम अपने नागरिक का डेटा जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक पाथवे पे ले आए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे पे ले आना ही एक सोल्यूशन नहीं है। कई और बातें हैं, जो नागरिकता के नियम और कानून की बात है, उसमें आप कैसे भेद करेंगे कि कौन नागरिक है कौन नहीं है, कैसे भेद करेंगे कि कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो जो जटिल सवाल हैं, जो सेकंड ऑर्डर क्वेश्चंस हैं, वो अभी भी यक्ष प्रश्न की तरह खड़े रहते हैं वैसे ही। लेकिन अमूमन ये कहना जरूरी होगा कि हम इस बात में सफलता पा चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा और से और नागरिक हमने डेटा कैप्चर में कैप्चर कर लिया है। लेकिन इसी से केवल चेंज हो जाएगा ये कहना सही नहीं है। उसके लिए कई और जो जटिल प्रश्न है, कई यक्ष प्रश्न है। ठीक है, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आपके साथ आता हूं मैं आपके पास। ये प्रश्न अभी भी बरकरार रहता है।
कौन नागरिक है कौन बाहरी है, ये बताना भी एक यक्ष प्रश्न बना रहता है। जी किरण भट्टी साहिबा, आपकी क्या राय है? आप किस रूप में देखती हैं इस आधार कार्ड को? अगर आप इसकी सफलता की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी कई प्रश्न खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो ज़मीनी हालात हैं और जिस तरह के वहाँ से किस्से निकल के आ रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है कि अभी इसमें सफलता प्राप्त करने में भी काफ़ी समय लगेगा। आज के दिन जो है, चाहे वो जैसे आपने कहा नरेगा में इसके इस्तेमाल की बात हुई, उसके लाभ की भी बात हुई, लेकिन हकीकत तो ये है कि वहाँ पर कई मजदूर हैं जिनके अभी कार्ड नहीं बने हैं, लेकिन क्योंकि ये अनिवार्य हो गया है तो उनके हक उनको नहीं मिल पा रहे हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। ये शिक्षा से भी जोड़ दिया गया है और कई खानदान हैं जहाँ पर इसमें अभी बने नहीं है कार्ड, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक मूल सवाल जो अभी तक जिसका जवाब नहीं मिल पाया वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया का, इस आधार कार्ड का ही एक जो है कानूनी आधार अभी तक नहीं बनाया गया है। आप उसके पक्ष में हैं, खिलाफ हैं, या आपके कुछ रिजर्वेशन? हाँ, मेरी रिजर्वेशंस हैं, डेफिनेटली रिजर्वेशंस हैं कि आज के दिन जिस तरह से ये चल रहा है कार्यक्रम और जिस तरह से इसको एक तरह से फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें कई सवाल उठते हैं। और इस सब चीज की वजह ये भी है कि इस जो बिल था यूआईडी का बिल, वो कभी पार्लियामेंट में पारित नहीं हुआ। इनफैक्ट वो रिजेक्ट हुआ था 2010 में और उसके बाद से भी एक बार भी नहीं आया है। तो इसके बहुत सारे लीगल रैमिफिकेशंस हैं और उन सब पे अच्छी तरह से चर्चा नहीं हो पाई है, वो सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हम नहीं कह सकते हैं कि ये एक सही माने में सफल स्कीम है। ठीक है, विनय कुमार साहब, आप तो काफी लंबे अरसे से यूपीए सरकार को भी कवर करते रहे हैं और अब ये एनडीए सरकार की कामकाज को भी देख रहे हैं। आपको मालूम होगा कि यूपीए में भी इसको लेकर के विरोध थे और बीजेपी ने इसका विरोध किया था, और यशवंत सिन्हा जो वित्तीय स्थायी समिति संसद की, उन्होंने इसे असंसदीय और गैर कानूनी करार दे दिया था। अब बीजेपी सरकार ने पार्टी का जो पहले स्टैंड था उससे यू टर्न लेते हुए अब आज इसकी सक्सेस स्टोरी की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है। किस रूप में देखते हैं आप सरकार के इस बदलाव? नहीं, ये तो सही है कि पहले बीजेपी ने भी इसका विरोध किया था, मगर अगर आप इसके जेनेसिस में जाएं जी, तो जब कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी तो 1999 में, तो उसके बाद उसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि एक MNIC होना चाहिए, मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो कि उस समय के जो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे अडवाणी जी, उनको बहुत उनका बड़ा पेट प्रोजेक्ट था ये, और TCS के माध्यम से इसके ऊपर स्टडी भी कराई गई थी, काफी मोटी स्टडी थी, किस तरह से MNIC को इम्प्लीमेंट करेंगे जी। और एक कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ये अडवाणी जी का बहुत एक प्रिय सब्जेक्ट था कि किस तरह से हर नागरिक के पास एक पहचान पत्र होना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो मल्टीपर्पज हो। ठीक है, उसको आगे ले जाते जब यूपीए की सरकार आई तो उसमें जैसे जो मतभेद उभरे, उसमें चिदम्बरम साहब का कहना था कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो होना चाहिए लीगली, और ये आधार कार्ड वगैरह से इससे कोई मतलब नहीं है। चंद्रमौली साहब ने भी यही कहा था जी, जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया थे। मगर फिलहाल स्कीम चल पड़ी, मगर जो सुप्रीम कोर्ट की और जो जैसे आपने इशारा किया, किरण जी ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस थी जिसने इसकी बहुत निंदा की थी और ये भी कहा था कि इसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में भी कहा था 2013 सितंबर में कि किसी भी नागरिक को अगर कोई सरकारी फायदे मिलने हैं या सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना है तो उसके पास आधार कार्ड का ना होना ये कोई मतलब नहीं है इसका, ये इसमें ये आधार कार्ड नहीं आना चाहिए जी। फिर दूसरा, अभी जो आर्गुमेंट्स हुए थे सुप्रीम कोर्ट में मार्च में, जो ऑर्डर आया 17 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चेतावनी और गुस्से के लहजे में कहा कि इस तरह के अगर कोई घटनाएं आती हैं सामने तो उसके ऊपर हम बहुत आधार कड़ा कार्ड न होने की वजह से नागरिक अधिकार वंचित न किए जाए कि जैसे आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी की जो सरकार थी दिल्ली की, उन्होंने कह दिया कि अगर आपकी शादी रजिस्टर नहीं करेंगे अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है। अब ये क्या फैसला, बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कह दिया सैलरी डिसबर्स नहीं होगी अगर आधार कार्ड नहीं है। अब अगर कोई बैंक में अकाउंट खोलना चाहे वो ठीक है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात सरकार तो आप मानते हैं कि ये सही है, गलत है या क्या है? नहीं, सही है, मगर जैसे सुब्रमण्यम साहब ने शुरू में कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने भी पहले कहा था जब गिल साहब थे सीसी, तब से ये बात होती जा रही कि
क्योंकि इलेक्शन वाला इलेक्टोरल कार्ड जो है हमारा वो भी काफी जनसंख्या को कवर कर चुका, 18 साल से ऊपर की, और निरंतर उसमें अपडेट होता रहता है डाटा। तो एक तो ये था कि उसको भी माना जाए। तो अभी तक जैसे 16 तरह के आइडेंटिफिकेशंस हैं जो माने जाते हैं, मगर आधार का एक पायलट प्रोजेक्ट भी चला था जो डिस्ट्रिक्ट थे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें चलाया गया था होम मिनिस्ट्री ने, कि इसके लिए कि कोई वहां से लोग आते हैं जाते हैं तो पता चले कि कौन अनऑथराइज्ड पर्सन है, कोई आपके पास शिप है या नहीं है इनकी। सुब्रमण्यम साहब, अब आपने शुरुआत की थी, अच्छाई बयान की और कहा कि पहले आपके भी कुछ रिजर्वेशन थे, बाद में आपका की राय बदली और आपने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन लोगों ने, इन तीनों देशों ने अपने देशवासियों की निजता और सुरक्षा और सम्मान का हवाला देकर इस तरह की योजनाओं को खत्म कर दिया है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे राजेंद्र बाबू, उन्होंने 2009 में कहा कि ये संविधान की अवहेलना है, क्योंकि संविधान देश के नागरिकों की निजता और सम्मान की गारंटी देता है। फिर यशवंत सिन्हा साहब, वित्तीय मामलों की जो स्थायी समिति के सदस्य थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये गैर कानूनी है। और इस तरह की चीजें आ रही हैं कि 500 रुपए दे करके कोई बांग्लादेशी अवैध नागरिक भी बनवा सकता है, कोई नेपाली भी बनवा सकता है, कोई पाकिस्तानी भी बनवा सकता है जो अवैध रूप से रह रहा है, और हम फिर उसको एक तरह से नागरिकता का अधिकार दे देते हैं। इन सारी चीजों के मद्देनजर क्या देश की सुरक्षा को कहीं खतरा है? और इस बीच में जो पी चिदम्बरम साहब ने मोंटेक सिंह अहलुवालिया साहब को चिट्ठी लिखी कि देश की सुरक्षा के लिए भी इससे खतरा है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसमें है, ये बायोमेट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक है। हम शिफ्ट कर रहे हैं इस तेजी से ऑर्डिनरी डीलिंग से। देखिए, इस साल अगले साल से आपका 1.5 लाख जगह पे 1.5 लाख 2.5 लाख में आप इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज आ जाएंगे, मनी ट्रांसफर का, जो ट्रांसैक्शंस नोएडा दिल्ली में कर सकते हैं नंबर 1। नंबर 2, इसको सिटीजनशिप, ये पासपोर्ट के बराबर नहीं है। ये पासपोर्ट में माना जाता है? नहीं, एक सेकेंड, ये एक पर्सनल आइडेंटिटी है। पासपोर्ट में एक और डायमेंशन ऑफ नेशनलिटी आता है, लेकिन ये यूनिक है कि ये आदमी की नेशनलिटी में डिस्प्यूट हो सकता है, एक कानूनी विषय है, लेकिन इस किस्म की इस किस्म की हाथ है, ये आदमी है। ये इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप है, उसको भूलनी नहीं चाहिए। एक और एडिशनल डायमेंशन चाहिए नागरिक के लिए, सिक्योरिटी लाने के लिए। इंग्लैंड, नॉर्वे छोड़िए, हमारा गरीबी, हमारा ये है क्या है, हमारा 16% पहुंच रहा था हमारी बेनिफिट्स, अभी 80% पहुंच गया, 90% पहुंच गया, इलेक्ट्रॉनिक एज आ गया है। लास्टली, आज के तारीख में अनिवार्यता करेंगे तो गलत है। 3 या 5 साल टाइम देनी चाहिए, जो 82 करोड़ को 120 लास्ट आदमी तक आने का चांस आनी चाहिए। एक स्टेज कब आएगा, ये प्रूफ नहीं है नेशनलिटी का, ये प्रूफ नहीं है और किसी का, ये प्रूफ ये है कि इस नाम का आदमी, ऐसा हाथ का आदमी एक ही यूनिक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ठीक। मनीषा प्रियम साहिबा, आपकी क्या राय है कि क्या इसमें जो ये सुरक्षा के कारण हैं, इनको अनदेखा किया जा सकता है या इनको मद्देनजर रखते हुए इसको और ज्यादा बेहतर बनाया जाना चाहिए? क्योंकि ये अब चूंकि इंटरनेट पे अवेलेबल है, पूरे दुनिया के लिए अवेलेबल होगा, तो हमारी सुरक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। देखिए, डेटा प्राइवेसी और नागरिक के प्राइवेसी के जहां तक सवाल हैं, वो सवाल एक अलग किस्म के सवाल हैं, और जो सबसे सक्षम आलोचक रहे यूआईडी के, उनका ये सवाल जो निरंतर बना रहा है, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, जब नंदन नीलेकणी इसकी अगुवाई करते थे स्कीम की, तब भी ये सबसे बड़ी आलोचना रही, और आज भी वो आलोचना वहीं की वहीं बरकरार रहती है जी, कि सिटीजन की प्राइवेसी जो है वो एक डेटा बैंक में चली जाती है और सरकार इसको किसी बाजारू कंपनी को बेच भी दे सकती है। लेकिन इन बातों को कुछ अलग तरीके से डील करना है। मेरा ये मानना है कि सरकार अब इन आलोचनाओं के बावजूद भी, एक नहीं 2 सरकारें और राजनीतिक बिल्कुल प्रत्यावर्तन, सिर्फ पलटी नहीं है तख्ता, प्रत्यावर्तन राजनीतिक होने के बावजूद भी, एकदम डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बावजूद भी, दोनों सरकारों ने इस स्कीम पर कहीं कोई सवाल नहीं उठाया। तो कहीं न कहीं सरकारों को जो धनराशि वो नागरिक पे खर्च करती हैं, अब ये सही लगता है कि इस स्कीम पे खर्च किया जाना चाहिए। यशवंत सिन्हा जी ने इस पर सवाल जरूर उठाए थे,
लेकिन आज जयंत सिन्हा जी हजारीबाग को रिप्रेजेंट करते हुए और फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं, और जिस जनधन योजना की वो अगुवाई करते हैं, वो जनधन अब इसी पे हो रहा है। अब जहां तक सवाल है कि इसको अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए, इस शो में आने के 2 मिनट पहले मैं अपने पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन करा रही थी और कहीं भी नहीं मांगा गया है, उसके बावजूद भी आधार कार्ड का फोटोकॉपी अब हर जगह मांगा जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगी कि भारत में नागरिक जो है उसको कहीं कोई कंप्लेंट हो कि ये नियम नहीं फॉलो किया जा रहा, या कई लोगों को ये भी कंप्लेंट है, इनफैक्ट बहुत तादाद में ये कंप्लेंट है कि हमारा आधार कार्ड नहीं बनता है, हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जा सकते हैं, हम कामकाजी महिला हैं, हम कोई ऐसे हाथ के काम करते हैं कि हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट्स जो स्पष्ट नहीं है, तो हमारी टेक्नोलॉजी जो बहुत कमजोर है। तो तरह तरह के नागरिकों के जो सवाल हैं यूआईडी को लेके वो बहुत ज्यादा हैं। सिटीजन कंप्लेंट्स का कोई स्थान सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसमें नहीं है। कौन है जो मेरे बिहाफ पे जाके कहेगा कि भाई पासपोर्ट में ये चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे तो हाथ में पासपोर्ट है, पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता है। आप मेरे से 8-10 क्या मेरे पिताजी का हॉरोस्कोप भी मांगते हो, तो भले वो नियम और कानून में हो या नहीं हो, अपने पासपोर्ट को लेने के लिए मैं वो सब कागज पेश करूंगी, चाहे वो कहीं लिखा हो किसी नियम में, कानून में। मैं थानेदार को क्या समझाऊं कि ये नियम के अंतर्गत नहीं है, कानून के अंतर्गत नहीं है, वो करते करते मेरा पासपोर्ट 2 महीने और देर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि नागरिक को अगर कोई कंप्लेंट है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। पीआईएल का भी जो गुट है, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो केस वेस फाइल करके वो सब बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड आलोचना है। ये आपने कारण बताए, ये आपने समस्याएं बताई, लेकिन कुछ इसका निदान भी तो बताइए। तैयार नहीं है कोई, सुने तब तो, कोई सुने तब तो, कोई सुने तब तो, कोई ऐसा सेल रहे जहां मुझसे अगर मांगा जाए तो मैं तुरंत कंप्लेंट करूं कि ये अमुक अफसर जो है वो मेरे से आधार कार्ड अभी मांगता है। आपको पता है आधार कार्ड बैंक अकाउंट से सबका लिंक नहीं है, ऑप्शनल था जिस वक्त हम लोगों ने आधार कार्ड बनाया। क्यों? जब डायरेक्ट बेनिफिट्स में जब एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए कहा गया कि आपकी ये धनराशि अब आपके अकाउंट में जाएगी, कहां सवाल किया गया? फिर वही कोर्ट का रास्ता। तो आप बताइए, मैं दिन भर एक कामकाजी महिला होने के नाते 9 से 6 की नौकरी करूं, या छोटे से ग्रीवांस के लिए भी एक पीआईएल के गुट के पास पहुंच के एक जत्था बनाऊं, और जत्था दल में रोज हम सरकार से लड़ाई के लिए कुल्लम कुल्ला एक सुप्रीम कोर्ट और 25 कितने हाई कोर्ट्स, यहां रोज हम खड़े रहें? कोई और अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टाइप चीजें चल रही हैं या यूआईडी टाइप चीजें जिसमें यूनिवर्सल एनुमरेशन है सिटीजन्स का, तो नागरिक कंप्लेंट्स, सिटीजन कंप्लेंट्स का रिड्रेस का जो काउंटर है वो बिल्कुल गली नाके पे होना चाहिए। ठीक है, कोई तो उठे जो कहे कि अगर मनीषा जी रहिए आप हमारे साथ, हम स्कैन नहीं कर पा रहे तो हो सकता है। हाँ। जी किरण भट्टी साहिबा, अब जो बहस है, आपने भी शुरू में इसमें कहा कि साहब इसमें कुछ खामियां हैं, उन खामियों को दूर किया जाना चाहिए। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है और उसके जरिए से जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, वो है, वोटर कार्ड है, और अब पासपोर्ट और बैंक अकाउंट भी इसके साथ में जोड़ा जा रहा है। तो क्या इन सबको मिला करके, जैसा अभी विनय कह रहे थे कि क्या हम एक कोई ऐसा कार्ड या सिस्टम बना सकते हैं जिसके लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े और वही एक यूनिक आइडेंटिटी हो? देखिए, मैं इसमें यूनिक आइडेंटिटी एक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आई थिंक जो आलोचनाएं हैं वो उस मुद्दे को लेकर नहीं है। आलोचनाएं जो आ रही हैं वो एक तो अनिवार्यता पे आ रही हैं, निजता पे आ रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों पे अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो सिटीजन्स कंप्लेंट्स हैं कि भाई शादी नहीं कर पा रहे आप जब तक कि आपका आधार नहीं है, आप कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन या प्रॉपर्टी मैटर नहीं कर पाते हैं। आप दिल्ली शहर में तो नहीं, आप अपनी रेंट की लीज भी आप नहीं रजिस्टर कर पाते हैं क्योंकि वो रजिस्ट्रार कहेगा जब तक आधार कार्ड नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक्चुअली एग्जीक्यूटिव में पूरे ब्यूरोक्रेसी में तो उसकी जरूरत ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दी गई है। ये है एक जेन्युइन प्रॉब्लम। तो अब आपके पास वोटर आईडी भी हो, पासपोर्ट भी हो, लेकिन तब भी जब तक आधार कार्ड नहीं है आप ये बहुत सारी बेसिक सर्विसेज को आप अवेल नहीं कर पाते। और गैस की सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी अगर आधार गैस की सब्सिडी नहीं मिलेगी, और लेकिन मिडिल क्लास के लिए तो ये सारी मुसीबतें हैं। लेकिन जब एनआरईजे वर्कर को अब जॉब नहीं मिल सकता है, उसको काम पे नहीं जा सकता है, तो वहां पर तो लाइफ एंड डेथ वाली बात आ जाती है। या किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि वो उसके पास आधार कार्ड नहीं है, तो वो बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशन हो रही है वहां पर। तो ये सारी चीजों को पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए था इससे पहले कि उसको अनिवार्य कर दिया जाए, जो कि नहीं हुआ। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। ये जरूर बात है कि हमारी सरकारी स्कीम्स खासतौर से ठीक से नहीं चल रही थी, उनको बेहतर बनाने के लिए ये आया है ये और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। लेकिन हमारी जो ज़मीनी हकीकत है वहाँ पर अभी भी ये इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए वो अभी तैयार नहीं है। जैसे कि महिलाएं हैं या दूसरे वर्कर्स हैं जिनकी फिंगरप्रिंट्स ठीक से नहीं हो पाते हैं, ज़रूर ये बायोमेट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हजारों ऐसे किस्से हैं जहां पर मेरे खुद के घर पे गलत आधार कार्ड आए हैं, लोगों के आए हैं, एड्रेस वो दिया है अभी नहीं हुआ है। तो अभी सुधार किए जाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सुधार की। इसके खुद की इम्प्लीमेंटेशन में इतनी प्रॉब्लम है, तो ये बाकी स्कीमों की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कर पाएंगे, अभी वो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये जनरल पुश टुवर्ड्स टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट जो है उसमें अभी हम लोग कहीं फंस रहे हैं और उसके बारे में सोचना भी जरूरी है। विनय कुमार जी, आपकी आखिरी टिप्पणी कि इस सिस्टम को कुछ बेहतर किया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए, ऑब्सोलीट किया जाना चाहिए या जारी रहना चाहिए? नहीं, क्योंकि इतने हजारों करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं और 82 करोड़ में जनसंख्या इससे कवर की जा चुकी है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से भी ये जुड़ा है कि बैंकिंग सिस्टम में लोगों में सब्सिडी ट्रांसफर हो सके ठीक लोगों में। क्योंकि सुनामी के वक्त अंडमान निकोबार गया था मैं प्रधानमंत्री के साथ उस समय, तो वहां पर एक ये जेन्युइन प्रॉब्लम थी जब यूपीए की सरकार में होम मिनिस्ट्री में ये देखा गया कि सब्सिडी सुनामी के जो पीड़ित थे, विक्टिम्स जो थे, उनमें सही लोगों तक कैसे आइडेंटिफाई करें और उन तक पहुंचे। तो ये कई सारे मुद्दे जो इससे जुड़े हुए हैं। मगर जहां तक जैसे किरण जी ने कहा कि अनिवार्यता एक तो इसकी नहीं रहनी चाहिए, और दूसरा जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अभी आप बताएं किसी सरकारी ऑफिस में मैं गया तो अब सेल्फ अटेस्ट करके मैंने एक फोटोकॉपी अपना डॉक्यूमेंट दिया आइडेंटिटी का, तो उन्होंने कहा एफिडेविट कहाँ है? तो मैंने कहा एफिडेविट की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कह दिया है कि आप खुद सेल्फ अटेस्ट कीजिए और ये एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है। तो कहते नहीं, मतलब क्या प्रधानमंत्री के वर्ड की कोई कीमत नहीं है क्या? तब जाके वो माने अधिकारी। तो अगर अवेयरनेस ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो कह दे वो तो कानून है ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्यता समाप्त कर दी इसकी, तो इसके ऊपर किसी को स्कूल में एडमिशन ना देना या पासपोर्ट ना बनवाना, तो वो गैर कानूनी हुआ ना। सरकार को इसके लिए जरूर कदम उठाने चाहिए। और अभी जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे मार्च में, उसमें गोपाल सुब्रमण्यम जिन्होंने आर्ग्यू किया था, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डाटा जा रहा है वो आउटसोर्स कर दिया सरकार ने, तो किनके हाथों में ये डाटा जा रहा है? तो उसमें निजता का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूं। मगर जो सवाल आपने उठाया कि इसको समाप्त कर देना चाहिए, मैं नहीं समझता कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। मगर टीथिंग प्रॉब्लम्स हर स्कीम में आती। हमारा इतना बड़ा देश है, इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहेगी, मगर उसको सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है, उसको और सरल बनाया जा सकता है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन अभी तक कहता रहा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एक कार्ड को लेकर अभी जो इलेक्शन कमिश्नर सीईसी अभी बने नसीम जैदी साहब, उन्होंने भी कहा, और पहले ब्रह्मा साहब ने भी कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करना, ये जरूरी नहीं कि आपके पास अगर इलेक्टोरल वोटर आइडेंटिटी कार्ड है तो आप वोट दे पाएंगे, क्योंकि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है। तो जिस तरह से वो अपग्रेड कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, तो उस तरह से इसका भी अपग्रेडेशन समय समय पर बहुत जरूरी है। सुब्रमण्यम साहब, आखिर में बिल्कुल बहुत संक्षेप में कि क्या हम इसे माने कि अब आधार आ चुका है, जम चुका है और ये जरूरत बन गया है इस देश की? इससे एक स्टेप पीछे जाऊंगा। क्या एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जैसे अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर है, इस किस्म की चाहिए नहीं चाहिए? और वो एसएसएन नंबर फॉरेनर्स के लिए भी है, केवल अमेरिकन का नहीं है। आंसर इज क्लियर, यस। नंबर वन। 3 साल पहले 20 करोड़ था, अब 82 करोड़ आया। आज की तारीख में कोई इसको अनिवार्य कहे, बिल्कुल गलत है, कानूनी गलत है। कोई फीड में करेगा, गलतियां बहुत हो रहे हैं, ये भी गलत है। लेकिन एक डेट में 5 साल, 3 साल, 10 साल करना देश के हित में है, सबके लिए बेनिफिट है। ये यूनिक आइडेंटिटी कार्ड एक ही चीज नहीं है, कई चीजें हैं, लेकिन इससे ट्रेमेंडस लीप हो जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइड करना, आदमी का आइडेंटिफाई करना, बेनिफिशियरी का देखना, मेजर प्रॉब्लम आपको चेंज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया टीएस सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। विनय कुमार साहब आपका, किरण भट्टी साहिबा आपका और मनीषा प्रियम हमारे साथ जुड़ी थी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमानों का मानना है कि आधार कार्ड में कुछ कमियां हैं, कुछ सवाल हैं, उनको एड्रेस किया जाना जरूरी है, लेकिन ये अब देश की एक जरूरत बन चुका है और हर नागरिक के पास अब ये आधार कार्ड होना चाहिए ताकि वो नागरिक सुविधाएं हासिल कर सके। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।